कोई औकात नहीं है। मैं आप में से एक आदमी हूँ। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े। 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और इन दोनों ने मिलके आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। इनको ये लगा कि ये केजरीवाल के पास अभी तो एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसी से इसने नाक में दम कर रखा है। कल को अगर लोकपाल बिल आ गया, अगर जन लोकपाल बिल आ गया, तो इनमें से आधे से ज्यादा जेल चले जाएंगे। इसलिए इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल गिरा दिया। इनको यह भी डर था कि अगर ये सरकार चलती रही तो अभी तो मुकेश अंबानी और वीरप्पा मोइली को ही पकड़ा है, थोड़े दिन में शरद पवार की बीमारी आ सकती है, थोड़े दिन में शायद कमलनाथ की बीमारी आ जाए। इसीलिए कुछ भी हो जाए, इस केजरीवाल को निकालो। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और आज दिन भर दिल्ली विधानसभा में हंगामा होते रहा और आपने शायद देखा होगा अपनी टीवी स्क्रीन पर, ऐसा पहली बार था कि दिल्ली विधानसभा की प्रोसीडिंग कम से कम मैंने इतनी देर तक देखी। और कई लोग मुझे यही बात बता रहे थे, क्योंकि जिस तरह का हंगामा, जिस तरह की भाषणबाजी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप वहां पर चल रहे थे, शायद पहले दिल्ली विधानसभा में कभी देखा नहीं गया होगा या फिर इतनी रुचि के साथ नहीं देखा गया होगा। लेकिन पूरे दिन का कल्मिनेशन ये हुआ कि आखिर शाम में कुछ देर पहले अभी अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और शायद पहली बार होगा कि जब किसी सीएम ने इस्तीफा दिया तो उनके सपोर्टर इस खुशी के साथ चीख चिल्ला रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं, जिसके बिल्कुल मास्टर अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को तोड़कर एकदम सिंप्लीफाई करके उन्होंने जो वहां अपने इस्तीफे के भाषण में अपने कार्यकर्ताओं के सामने बोला है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है बाकी भ्रष्टाचारी हैं, उनको भ्रष्टाचार करने से रोक रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। और ये चीज जो है उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता जो वहां पर हनुमान रोड पर उनके दफ्तर पर मौजूद थे, बिल्कुल लैपअप करते नजर आए, बिल्कुल पूरी तरह से मानते नजर आए। उनका मानना है कि कहीं कोई गलती नहीं हुई, कहीं कोई खोट नहीं है, पार्टी जस के तरह से इस बात की कोई चर्चा कहीं नहीं हुई कि आखिर हुआ क्या, संविधान का मसला क्या था। ये सब समझाने के लिए बाकी लोगों पर छोड़ दिया गया है। लेकिन सीधी बात जो वहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा का ऐलान करते हुए कहा कि बाकी भ्रष्टाचारी हैं, हम भ्रष्टाचार करने से रोक रहे थे, इसीलिए हमारी सरकार गिर गई, हमें जन लोकपाल बिल पेश नहीं करने दिया गया। जन लोकपाल बिल आपको हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल का पोल प्लांक, यानी जिस वादे के साथ वो चुनाव जीत कर आए थे, जो 28 सीटें उनको यहां दिल्ली में मिली थी, जन लोकपाल उसकी हम कहें तो रीढ़ की हड्डी था। और उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर टेबल नहीं होता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो एक वादा जो उन्होंने पूरा किया है वो इस्तीफा देने का वादा पूरा किया है। हमारे सहयोगी लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं, जो दिन भर के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देख रहे हैं। हृदय जोशी इस वक्त हमारे सहयोगी हनुमान रोड पर मौजूद है। हृदय, जिस तरह से हम लगातार सुन रहे थे जो नारेबाजी हो रही थी, वहां पर साफ तौर पर इस बार कहा जा रहा था कि पिछली बार शीला थी, इस बार मोदी की बारी है। जी बिल्कुल, एक तरह से आप ये कह सकती हैं कादम्बिनी की एक नेशनल रेजोनेंस देने की कोशिश की है इस इस्तीफे को, और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तय करने की तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी के समर्थकों के इमोशंस को किनारे रख लें और एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से देखें, तो पॉलिटिकल एनालिसिस इसका यही है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त दो बातों पर ध्यान दे रहे हैं कादम्बिनी। पहली बात, अरविंद केजरीवाल ने यह सोची हुई है कि किस तरह से वो इस राज्य की कामयाबी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा इनकैश करेंगे। और दूसरा, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये कार्ड खेला है, हम कह सकते हैं कि जब आपके हाथ बंधे हों और आपको अपना काम नहीं करने दिया जा रहा हो, तो फिर दोबारा असेंबली को डिसॉल्व करा के वो इलेक्शन में जा रहे हैं। और उन्हें लगता है
कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो एक विनेबिलिटी का कर्टेन था। कई लोग जो चाहते थे आम आदमी पार्टी को वोट देना, उनका ऐसा एनालिसिस है कि उन्होंने वोट नहीं दिया और इस बार वो उन्हें वोट देंगे तो उनको पूर्ण बहुमत मिल सकता है। तो इन दो बातों में आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। हृदेश, आप लंबे समय से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, शायद पहली बार आपने भी देखा होगा कि इस तरह से जोश में है कार्यकर्ता अपने सीएम के रिजाइन करने पर। अब जितना मैं यहां पर देख पाया था, कार्यकर्ता ऐसा नहीं कह रहे हैं कोई कि बिल्कुल कि किसी भी कार्यकर्ता से मेरी ऐसी मुलाकात नहीं हुई कि जो ये कह रहा हो कि ये गलत किया है। जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो आपने भी नोट किया होगा कि लोगों में इस बात के का काफी वो तालियां बजा के उनका इस बात के लिए स्वागत कर रहे थे कि वो जो बातें कह रहे हैं। और यहां पर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो पार्टी थ्रेशोल्ड तक जाकर रुक गई थी, सत्ता के दहलीज तक जाकर रुक गई थी, वो इस बार उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी और पहुंच जाएगी। लेकिन इसकी दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त अब लोकसभा चुनाव में कितना लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और उनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो नारा है कि शीला हारी है और मोदी की बारी है, तो इसमें इसका एक जो कॉरोलरी है, जो इसकी एक दूसरी बात निकल के समीकरण आती है, वो ये भी है कादम्बिनी कि क्या अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का टक्कर होगी, क्या वो सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस को हराने की बात करेंगे या जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी, उनको भी सीधे निशाना बनाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया हृदेश। इस बारिश में एक एक पल का रिपोर्ट आप लोग सब देते रहे, हमारे सभी संवाददाता देते रहे हैं और उन पर हम आगे भी जाएंगे। जैसे जैसे खबरें आएंगी आपको हम बताते जाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे साथ एक बहुत खास पैनल भी मौजूद है जो इस पूरे मसले पर चर्चा करेगा हमारे साथ। यहाँ पर पहले आपको बता दें, हमारे साथ हारून यूसुफ है, नेता हैं कांग्रेस के, और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ नलिन कोहली हैं, नेता हैं कांग्रेस के, अभय कुमार दुबे हैं, एडिटर हैं CSDS के, राजकिशोर तिवारी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक जागरण के, और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं हारून यूसुफ साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आपको लॉस महसूस हो रहा है, क्योंकि आपने तो कहा था कि किसी भी हद तक जाकर हम समर्थन देंगे? देखिए, आज मुझे ऐसा लग रहा है अनिल कपूर की जो पिक्चर आई थी नायक, उस फिल्म का सेट विधानसभा से बदलकर, चूंकि वहां वो अपनी बात नहीं रख पाए तो उसको हनुमान रोड शिफ्ट कर दिया गया सेट को। और जो बार बार वो लोकपाल की और भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं, लोकपाल पे कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ था कि हम पूरी तरीके से कोई भी ऐसा बिल जो भ्रष्टाचार को खत्म करे उसके हम पूरी तरीके से साथ हैं। लेकिन जिस असंवैधानिक तरीके से वो इस बिल को पास कराना चाहते थे, अब आम लोगों को ये नहीं पता कि बिल पास कराने की प्रक्रिया क्या होती है। आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जब आदेश आया कि सेक्शन 22 और 55A के अंतर्गत ये बिल अगर असेंबली में पेश किया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उस तमाम घटनाक्रम को तमाम मीडिया ने आज सारा दिन देखा है और दिल्ली के लोगों ने भी देखा है। और मीडिया को आज खास तौर से अलाउ किया गया था इसलिए कि वो इस तमाम जो नाटक है, क्योंकि उनको भागना था, वो दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका। ठीक है हारून यूसुफ साहब, देखा बहुत लोगों ने बहुत कुछ, हारून यूसुफ साहब लोगों ने देखा बहुत कुछ, लेकिन समझे क्या, ये बड़ी बात है। कम्युनिकेट उन तक क्या हुआ, ये बड़ी बात है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ, और कांग्रेस क्या कह रही है, क्या कहा जा रहा है, किस चीज पर वोटिंग हुई है, इस पर जानकारी देंगे। जी उमाशंकर। जी देखिए, केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अजय माकन ने ये कहा है कि जन लोकपाल बिल पे वोटिंग नहीं हुई, बल्कि राष्ट्रपति LG की जो चिट्ठी थी उसको रखे जाने न जाने पे ये वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग तो इस बात पे हुई है कि इस बिल को पेश किया जाए या न किया जाए, उस पे ये वोटिंग हुई है। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस इस्तीफे के बाद जो एक मंथन चल रहा है वो ये चल रहा है कि नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा होगा, और कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि एक मैस फैला के गए हैं अरविंद केजरीवाल। जितने भी दिन उन्होंने रूल किया, उन्होंने बिजली कंपनियों के साथ पंगा लिया और बिजली की स्थिति सुधारने की बजाय और बिगाड़ के गए हैं। और अब जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होगा तो वैसे में
कांग्रेस के पास जो है जो भी बिजली की स्थिति खराब होगी या जो भी अव्यवस्था होगी इस मामले में, उसका सारा दारोमदार केंद्र की सरकार पे ही होगा। तो ऐसे में जो उसका एंटी इनकम्बेंसी है वो भी कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में भी और दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी। तो ये कांग्रेस के कैलकुलेशन से बिल्कुल बाहर की बात थी और उसको केजरीवाल ने अंजाम दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो अब फ्रंट जो कांग्रेस जो है वो फ्रंट पे आ जाएगी और फिर से उसको नुकसान उठाने की संभावना कांग्रेस पार्टी के भीतर के कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इसी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए वो हर जिल्लत झेल के, हर तरह की बातों को झेल के भी वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते रहने की बात कर रहे थे। और जहां तक जन लोकपाल बिल पे समर्थन देने की बात थी, तो जो चिट्ठी लिखी गई थी जिसको कि शकील अहमद के दस्तखत के साथ कांग्रेस ने भेजा था, उसमें ये कहा गया था कि अगर संघीय कानून के साथ इसका कोई इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो तब हम उस पर समर्थन देंगे। तो कांग्रेस ने अपने स्टैंड को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस्तीफे के साथ फिर से एक बार कांग्रेस जो है वो फंसती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जो हारून यूसुफ से मैं बात करी थी कि कम्युनिकेट क्या हुआ, ये सबसे बड़ी चीज है। चाहे किसी चीज पे वोटिंग हुई हो, जैसा उमा बता रहे हैं कि एलजी के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन जो आज जाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो ये कि हमारी सरकार गिरा दी गई क्योंकि हम जन लोकपाल बिल पास करना चाहते थे। योगेंद्र यादव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। योगेंद्र जी, क्या हम माने कि जानबूझ के आपकी सरकार जो है ये सोच रही थी कि अगर सरकार गिर जाए तो उसमें हमारा ज्यादा फायदा है? मैं समझता हूं कि इतने सालों से पुरानी तरह की राजनीति देखते देखते हमें कैसे मुहावरों की आदत हो गई है कि कोई सरकार जब अपने वायदे को निभाती है तो हमें लगता है कि जरूर कुछ खेल होगा, जरूर कुछ षड्यंत्र होगा, कोई पेंच होगा। हमने पहले दिन से कहा था कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हमारे पास 28 एमएलए हैं, अब तो सिर्फ 27 बच गए, और हमने कहा था हमारे पास 18 मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों को लागू करते जाएंगे और जिस दिन हमें हमारे वायदों को पूरा करने से रोका जाएगा हम बाहर आ जाएंगे। लोगों ने विश्वास नहीं किया। मेरे ख्याल में हमें आदत पुराने मुहावरों की है कि ठीक है कह रहे होंगे, ऐसी बात वास्तव में करेंगे थोड़ी, ये सब ने सोचा था। सोचा नहीं होगा कि सचमुच इस्तीफा दे देंगे। अब जब सरकार वास्तव में वो कर रही है, जब हमने अपने वायदों को लागू करना शुरू किया, हमसे पूछा गया एफडीआई क्यों आपने कर दी डिटेल में? अरे भाई हमने लिखा था। आपने बिजली पे ये क्यों किया? क्योंकि हमने लिखा था, हमने आपको बताया था। और जनमत ये लोकपाल बिल हमने इंट्रोड्यूस किया और हमने कोशिश की कि वो पास हो, नहीं हुआ तो हमने वही किया जो हमने पहले दिन वायदा किया था कि नहीं हुआ, बाहर आ गए। इसमें हैरानी की बात क्या है? मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे मन में कहीं लगता है कि कोई ना कोई बहुत गहरी रणनीति होगी। अगर हम इस पे ना करते तो आज चैनल्स कह रहे होते कि कितने सत्ता लोलुप हो आप, कितने सत्ता के लोभी हो, देखो अपना जिस वायदा किया था वो पूरा नहीं हुआ, फिर भी कुर्सी से चिपके हुए हो। अगर करते हैं तो जरूर अपनी सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं समझता हूं उस पुराने मुहावरे से हम बाहर आ जाएं और ऐसी सरकार को देखना शुरू करें जिसने सीधा वो किया, कहा, जो कहा वो किया। ठीक है, जो कहा वो किया। लेकिन यहाँ पर चक्कर ये है योगेंद्र जी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जो विपक्षी दल हैं वो मानते हैं कि जो वादे हैं वो पूरा नहीं कर पाए। बिजली का जो बिल है वो अब बिजली संकट होने वाला है, उसमें समस्या होगी। पानी का जो वादा था वो पूरा अभी तक हो नहीं पाया है, कहीं पाइपलाइन ही नहीं है, वो इमीडिएटली नहीं हो पाया है। शुरू से पता था कि जन लोकपाल बिल जो है उस पर इस तरह की समस्या आएगी, उसमें बातचीत करने के बजाय, जो बिल की कॉपी है वो देने के बजाय, आपस में बातचीत करने पर, डिस्कशन करने के बजाय इस तरह की स्थिति बनाई गई कि सरकार गिर जाए। पहली बात, बिजली पे हमने एग्जैक्टली जो वायदा किया था, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम आते ही कंपनियों का ऑडिट करवाएंगे, हमने करवाया। हमने कहा थर्ड पार्टी मीटर की जांच करवाएंगे, वो हमने करवाया। हमने ये कहा था कि ऑडिट होने के बाद उम्मीद है कि 50% घट जाएगा, हमने उससे पहले ही एक इंटरिम रिलीफ जनता को दे दिया। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि और कोई परिवर्तन होगा। पानी पे हमने कतई नहीं कहा था कि पहले 30 दिन के अंदर दिल्ली के हर घर में पाइप पहुंच जाएगा। हमने स्पष्ट रूप से मैनिफेस्टो में लिखा था पहले 100 दिन में जो काम करेंगे, जो 100 दिन के काम थे वो हमने 49 दिन के अंदर कर दिए। ऐसा कोई झूठा वादा नहीं किया था कि दिल्ली के घरों में जहां पाइप नहीं है हम पहले 30 दिन में पाइप पहुंचा देंगे। बिल्कुल दिल्ली में पानी की समस्या है, बनी रहेगी जब तक इस पे लंबा काम ना हो।
जो आप संवैधानिक पेज की बात कर रही हैं जी, उस पे मैं बहुत हैरान हूं। हैरान इसलिए हूं कि दिल्ली की जो कांग्रेस सरकार कहती है, कांग्रेस और बीजेपी आज मिलके कह रही हैं कि ये असंवैधानिक है। मेरी आंखों के सामने 11 सितंबर 2002 का एक रेजोल्यूशन है। ये दिल्ली की विधानसभा का रेजोल्यूशन है और वो रेजोल्यूशन क्या कहता है? वो कहता है कि ये नियम, जिस नियम का हवाला आज कांग्रेस के एमएलए कर रहे थे, जिस नियम के हवाले से कांग्रेस और बीजेपी हमें हमारे काम को असंवैधानिक बताते हैं, ये दिल्ली की 11 सितंबर 2002 का रेजोल्यूशन कहता है कि ये नियम असंवैधानिक है। दिल्ली सरकार इसको मानने से इंकार करती है। जब वो कहें कि मानने से इंकार करते हैं तो संवैधानिक, जब हम कहें कि ये गलत नियम है, इसको नहीं मानेंगे तो ये असंवैधानिक। बस अरविंद केजरीवाल का एक ही कसूर है। कसूर ये है कि बाकियों की तरह चिट्ठी लिख के चुपचाप बैठ जाते, कुछ ना करते तो बहुत अच्छे। उसने दरअसल गंभीरता से वो चीज कर दिया। बस यही एक अपराध है जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। ठीक है, आपने जो बात बोली है संवैधानिक बात, उस पर हम नलिन कोहली हम आपसे जानना चाहते हैं। संविधान पे बाद में आएंगे। मुझे लगता है संविधान की भी चर्चा हो जाएगी। हाँ, नहीं, हारून भाई एक मिनट, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ आप उससे जोड़कर बोलिए। जो चीज यहाँ पर कह रहे हैं योगेंद्र यादव, और जो बार बार आज विधानसभा में भी कहा है अरविंद केजरीवाल ने, और बार बार 2 दिन से कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी ने गैंगअप किया है, एक साथ होके टेक ऑन किया है आम आदमी पार्टी को। मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं, उसमें आपका सवाल भी आ जाएगा। मैं बहुत योगेंद्र जी ने जहां चर्चा छोड़ी वहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा केजरीवाल जी का सिर्फ ये कसूर है कि अगर वो शांत हो जाते, बैठ जाते तो शायद कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए, पहली बात हम कर लेते हैं, केजरीवाल जी और उनकी पार्टी और उनके सारे जो सहयोगी हैं योगेंद्र जी मिलाकर, ये राजनीतिक पार्टी है। अपना पीठ थपथपाना कोई इसमें बुराई नहीं, सारी पार्टियां करते, हम करते हैं, कांग्रेस करती है, लेफ्ट करती है, सब करेंगे। अपनी बातों को आगे रखना कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर विषय जो है इसको थोड़े अलग रूप से आप जो कम्युनिकेट कह रहे हैं, और वो मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा। बिल्कुल स्पष्टता ये है, ये लड़ाई या जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो लोकपाल के कंटेंट पे नहीं है। ये नहीं है कि लोकपाल होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल के अंदर में लोकपाल कैसे चले, वो तो चर्चा हो सकती है। बात है कि किस प्रकार से ये अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। और मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की ये पहली सरकार है जो कानून और संविधान को नजरअंदाज करके अपनी बात रखना चाहती है, और इसको हम नहीं होने देंगे। हम इसके साथ लेफ्ट के साथ दिखें, कांग्रेस के साथ, संविधान और कानून की बात हो रही है यहां पर, और कुछ नहीं, बाकी सब राजनीतिक लड़ाई है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं, इनको बधाई देना चाहिए केजरीवाल जी, जिन्होंने भारत में बच्चों की कस्में खाना बहुत बड़ी बात होती है, उस पे इनका स्टैंड का यू टर्न हुआ। ये पहले से मुख्यमंत्री है जो संविधान की कसम खा के पुलिस को कहते हैं कि आप गो अगेंस्ट योर ड्यूटी, आप आइए मेरे धरना का सहयोगी बनिए। ये पहले मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि 26 जनवरी का परेड को हम डिसरप्ट करेंगे, जिस संविधान की कसम खाई है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 24,000 कनेक्शंस कटवाते हैं, उनको एक डेफर्ड ब्राइब देते हैं, और जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा मारते हैं कि भाई आप जो है गलती कर रहे हैं कानून को फॉलो करके, अपने बिल्स को भर के। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, फिर कहते हैं हम कैबिनेट डिसीजन अगर इसी मापदंड से करें तो इनको वो अधिकार भी मिल सकता है कि ये कह सकते हैं 10 मर्डर कर दीजिए, हम तो आपको चुनाव के बाद माफ कर देंगे। देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है। केजरीवाल जी अपने मतलब राजनीतिक फील्ड में आए, इनको जब 28 सीटें मिली, ना केवल मैं, हमारे पार्टी के बहुत लोग, शायद कांग्रेस के लोगों ने भी बधाई दी कि आप एक नए पार्टी हैं, 1 साल के अंदर में 28 सीट लेकर आए, जनता ने आपको चुना है, इसके लिए बधाई। हम इसको स्वीकारते हैं और खुश भी होते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप एक मात्रा, एक लाइन को क्रॉस करते हैं, जब संविधान पे ही प्रश्न उठाएंगे, और ये कवर अप की बातें हैं। आज जो आप कह रहे कम्युनिकेट क्या हुआ, यदि लोकपाल इतना महत्वपूर्ण है जो ये कहते आए और हम कहते हैं है महत्वपूर्ण है, तो रात को 12 बजे क्या आपने भेजा है बिल को, चाहे वो विधायक कांग्रेस के हों या हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन या अन्य लोगों को, क्या उसमें ऐसी छिपी हुई बात थी जो आप पहले नहीं दे सकते? सदन में उस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? आप कहते हैं वोट करिए, कुछ तो आप मानेंगे इसमें। ये कौन सी है? स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी और उनकी पार्टी गवर्नेंस के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं आए थे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आए थे। इसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं है।
वो एक राजनीतिक पार्टी है, कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस और भाजपा एक है, हम नहीं है, कभी होंगे भी नहीं। हम लोग कानून पे एक हो सकते हैं, संविधान पे हो सकते हैं, क्योंकि हम शपथ लेते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कभी नहीं। ठीक है, मैं योगेंद्र जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं हारून यूसुफ कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे भी सुनना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्या जिस तरह से चीजें चली हैं, आपके लाख सपोर्ट के बावजूद, समर्थन के बावजूद, बिल्कुल तश्तरी सजाकर आपने थमा दिया आम आदमी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं योगेंद्र यादव जी की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि तमाम गुमराह करने वाली बातें जिस वसूख और सादगी से वो कहते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है शायद योगेंद्र जी जो बोल रहे हैं वो सारा सच ही बोल रहे हैं। इसके लिए मैं जरूर उनकी तारीफ करता हूँ। सीएजी के ऑडिट की बात की, किसी कंपनी का ऑडिट 3 महीने में हो सकता है? किसी कंपनी का ऑडिट 3 महीने में हो सकता है? 1 महीने में हो सकता है? और कौन से मीटर की जांच कराई? आज दिल्ली के वो लोग जिनको ये आशाएं थी और हमें ये उम्मीद थी कि हमारे समर्थन के बाद जो विकास की रफ्तार थी दिल्ली की, जो 15 सालों में हमने किया है, वो चलता रहेगा। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने अभी देखा टेलीविजन में, केजरीवाल जी लोगों को गुमराह कर रहे थे। हाउस में जब वोटिंग की बात हुई कि जो एलजी साहब ने अपना निर्देश भेजा है, वो बड़ी एक सिंपल बात थी। ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो है समर्थन नहीं दिया लोकपाल को। हम आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाइए, लेकिन संविधान के अंतर्गत लेके आइए। ये तालिबानों की तरह बातें करना, तालिबानों की तरह कानून लाने की बातें करना, सिवाय गुमराह करने के और कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों आप लोग जो दोनों है वो यही बात कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ। अभय जी, जो चीज यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं कि हम संविधान के मुद्दे पर ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुमराह कर रही है। आम आदमी पार्टी का बड़ा सिंपल सा एक लाइन है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमने भ्रष्टाचार से रोका तो हमें इन्होंने बाहर कर दिया। जो आम लोग हैं उनकी समझ के हिसाब से, हम बहुत ज़्यादा गहराई में न जाएं, अगर आप जाकर बाहर भी बात करें तो वो उनको ये लाइन ज़्यादा समझ में आती है बजाय संविधान के। देखिए, बात सही है। मैं जरा संविधान के प्रश्न पर ये 2 पंक्तियां बोलूँगा जी। देखिए, जब हम पॉलिटिक्स राजनीति में उतरते हैं तो संविधान हमें उसकी एक सीमा, एक चौहद्दी प्रदान करता है। हाँ। और उसी में रह के राजनीति की जाती है और की जानी चाहिए। अब दिक्कत की बात यह है कि कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो संविधान की उस सीमा के दास हो जाते हैं। वो उस सीमा के साथ जद्दोजहद नहीं करते, उसको और उसकी सीमा में रहते हुए उसको फैलाते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरे राजनेताओं से भिन्न इसलिए हैं कि वो संविधान की सीमा में रहकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की, अधिकतम दोहन करने की और कोशिश करते हैं। 3 मॉडल है हमारे सामने। एक शीला दीक्षित का मॉडल है, एक साहब सिंह वर्मा का मॉडल है, एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। शीला दीक्षित और साहब सिंह वर्मा, संविधान ने जो अधिकार दिए थे, जो सीमित, एक चौथाई किस्म की, आधी भी नहीं, एक चौथाई राज्य था, वो उसमें संतुष्ट रहे और उन्होंने उसका न्यूनतम दोहन किया। अरविंद केजरीवाल को भी वही अधिकार प्राप्त हुए थे, वही सीमाएं प्राप्त हुई थी, उन 2 मुख्यमंत्रियों को प्राप्त हुई थी। उन्होंने उसका 49 दिन के अंदर केवल अधिकतम दोहन करके दिखाया। तो ये एक फर्क है जो मेरे ख्याल से हमारे ऐसे राजनीतिक जो प्रेक्षक हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक आम जनता का सवाल है, आम जनता भी वर्गीय लाइनों पर बटी हुई है। जिसको हम जनता कहते हैं वो कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी जनताएं उसके अंदर हैं। हाँ। और वो आम जनता वर्गीय लाइन पर बटी हुई है। अरविंद केजरीवाल का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब जो है उनका जो समर्थन आधार है, वो समर्थन आधार तो वही मान रहा है जो उन्हें बता रहे हैं। उसमें मेरी बात में या कोहली साहब की बात में, ये सब में जो है वो ज्यादा खास दिलचस्पी नहीं होगी। तो इन सबके, और मैं उमाशंकर जी का जो विश्लेषण है, जो उन्होंने अपनी निगाह से कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है उसको देख के बताया, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसका सबसे ज्यादा फौरी नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में थी। वो चाहती थी उसे 8 सीटें मिली हैं और जो अल्पसंख्यक वोट मिले हैं, जो 4 अल्पसंख्यक विधायक हैं, कम से कम अगले चुनाव में बचे रहे। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि ये कांग्रेस के पास जो कुछ जमा पूंजी बची थी, मतलब अगले चुनाव में वो जमा पूंजी आधी भी उनके पास रहेगी या नहीं।